नाज़रीन, मुल्की सियासत में इस वक्त एक नई हलचल पैदा हो चुकी है। कल सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर बानी पीटीआई से मुलाकात करने वाले फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बैरिस्टर सलमान सफदर की जानिब से 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई है, जिसमें बानी की सेहत, जेल सहूलियात और कानूनी अमूर से मुतालिक अहम इंकशाफात और सिफारिशात भी शामिल हैं। जिसके बाद से तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान एक महाजराई का सिलसिला जारी है। पीटीआई की जानिब से हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और बानी पीटीआई के लिए बेहतर सहूलियात का मुतालबा किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर ओन अब्बास ने सेनेट में बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक करारदाद पेश की, जिसकी हुकूमत की जानिब से मुखालफत की गई। करारदाद मुस्तरद होने पर पीटीआई सेनेटर्स चेयरमैन डाइस के सामने जमा हुए और शदीद एहतजाज और नारेबाजी की। तहरीक इंसाफ की जानिब से पार्लियामेंट समेत मुल्क भर में एहतजाज का इंदिया भी दिया जा रहा है, जबकि वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान के हवाले से 4 माह की गफलत वाली कोई बात नहीं, लिहाजा उनकी सेहत पर सियासत न की जाए। सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि इस गफलत को तस्लीम नहीं किया जा सकता। अगर हकाइक बरक्स हों तो इसको सियासत के लिए आगे बढ़ाना भी मुजरिमाना है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान पसे पर्दा राब्तों और मुज़ाकरात से मुतालिक चहमगोइयाँ जोर पकड़ रही हैं और मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं और सीनियर तज्जियाकारों के हालिया बयानात से इंदिया मिलता है कि अगरचे बाज़ाब्ता तौर पर किसी पेशरफ्त की तस्दीक नहीं हुई, लेकिन माहौल में निस्बतन नरमी जरूर महसूस की जा रही है। सवाल यह है कि बानी पीटीआई की आंख की बैनाई का मामला क्या रुख इख्तियार करेगा? इलाज की गरज से जेल से रिहाई का कितना इम्कान मौजूद है? क्या बानी पीटीआई की सेहत को महज सियासी स्टंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है? हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पसे पर्दा राब्तों और मुज़ाकरात से मुतालिक चहमगोइयाँ हकीकत क्या है, ये जानेंगे। जहां मुल्की सियासत का दर्जा हरारत बढ़ चुका है, वहां मुल्क पर कर्जों का बोझ भी बढ़ चुका है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान के मजमुई कर्जे एक साल में 9.6% और एक माह में 1.3% बढ़े हैं, जिसके बाद पाकिस्तान के बैरूनी और मकामी कर्जों का हजम तारीख में पहली बार 78,000 अरब का हिंसा पार कर चुका है। पाकिस्तानी कर्जों के बढ़ने से हर पाकिस्तानी तकरीबन 4 लाख का मकरूज हो चुका है। सवाल यह है कि पाकिस्तानी मईशत की उड़ान के दावे कितने दुरुस्त हैं? पाकिस्तान की मईशत पर बढ़ते हुए कर्जों का बोझ हल क्या है? प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे बांग्लादेश के तारीख साज इंतखाबात की, जहां बीएनपी 2/3 अक्सरियत के साथ 209 नशिस्तें जीतने में कामयाब हो चुकी है, जबकि जमात इस्लामी का इत्तेहाद 68 सीटों तक महदूद रहा है। बांग्लादेश के तारीख साज इंतखाबात कितनी अहमियत के हामिल हैं? पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे? पाक बांग्लादेश ताल्लुकात में बेहतरी होगी या नहीं? पाकिस्तान में मुकीम बंगाली किस नजर से इस चीज को देख रहे हैं? इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ हैं, नईम कुरैशी साहब हैं, सईद काजी साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर बाप के वक्त का। इस हवाले से अगर हम बात करें सबसे पहले बानी पीटीआई की आंख की बैनाई के हवाले से और इस पर होने वाली सियासत के हवाले से, अब्दुल्ला गुल साहब, किसी भी सियासी जमात के फॉर एग्जांपल हर बंदा जो है वो हर 4 साल बाद कोई ना कोई तो सियासी मुखालिफिन जेल में जा रहे हैं। क्या ये ठीक होगा लॉन्ग टर्म सियासत के लिए कि किसी की सेहत को इस तरह नजरअंदाज करना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मुझे मेरी वालदा अल्लाह बख्शे कहती थी कि बड़ी बात ना बोलो, बड़ा निवाला बेशक खा लिया करो। देखिए, जो आप बोते हैं वो आपके सामने आ जाता है। अल्लाह रहम फरमाए। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि सेहत का जो बुनियादी हक है वो हर जो खास व आम को मिलना चाहिए, ख़ास तौर पे कैदियों को जो उनकी ज़रूरियात हैं, जिस तरह से अगर कोई उनको सेहत के हवाले से मुश्किलात का सामना है तो ज़रूर इस हवाले से उनका जो है इस मामले का सद्जवाब होना चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब जो है ये मामला बढ़ रहा है। हर बार हम देखते हैं कि जो आता है सियासी इंतकाम करता है। मैं कल जो है वो बानी चेयरमैन की कुछ वीडियो देख रहा था, जिसमें नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की बाकायदा जलसा गाह के अंदर तस्वीर दिखाई गई और वो बाकायदा बड़ी बड़ी स्क्रीनों पर आवेजा थे और उसका मजाक तमस्खर उड़ाया गया। बहुत ही मतलब एक ऐसे लेवल पे जब आदमी अल्लाह आपको ले जाए, बड़े लेवल पे वजीर आजम बन जाए, तो फिर जरा इंसान जो है वो उसको पेड़ को झुक जाना चाहिए। जिस पेड़ को फल लगे वो अगर तना रहे तो वह फिर टूट जाता है। ये मतलब बड़े बड़े बुजुर्ग कह गए, ये मेरी कोई बात नहीं है।
یہ اگر جس طرح سے انتقامی سیاست جو ہے وہ جنم لے رہی ہے، اس سے واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ سسٹم کے خاتمے پہ ہی معاملہ رکے گا، اور سسٹم جب تک تہس نہس کر کے سیاستدان اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ ٹھنڈے نہیں ہوں گے، تب تک یہ ایک دوسرے پہ گالی گلوچ، تو میں جو بد کلامی، بد تہذیبی، مار کٹائی، ڈنڈے سوٹے، یہ چلتے رہیں گے۔ اب آپ دیکھیں اسمبلی میں جو لوگ جاتے ہیں وہ کریم آف دا نیشن، دے آر سپوز ٹو بی کریم آف دا نیشن۔ کیا مجھے یہ بتائیں کہ اپنی نوجوان نسل کو ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جو جتنی بڑی زبان رکھتا ہے، جو جتنی غلاظت بک سکتا ہے، جو صرف یہ کہے کہ تم برے تم برے تم برے، تو یہ بھول جاتا ہے کہ یہ 3 انگلیاں اس کے اپنی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہیں جب وہ کسی کی طرف پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں اپنی خوبیوں پہ سیاست، جو میں اپنی پارٹی کے لیے کہتا ہوں، تحریک جوانان کا، ہمیشہ یہ بات بولتے ہیں کہ ہم اپنی خوبیوں پہ سیاست کریں گے، دوسروں کی خامیوں کے اوپر کوتاہیوں پہ سیاست نہیں کریں گے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے نوجوان نسل کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے ایوان اقتدار کی جانب سے اور ایوان نمائندگان کی جانب سے کہ جناب آپ نے جو طریقہ کار اختیار کرنا ہے، I'm so sorry، یہ نیشن بلڈنگ میں نہیں بلکہ نیشن ڈسٹرکشن کے اندر۔ جب بھی پاکستانی سیاست کی بات ہوتی ہے اور دوسرے انسان پر بات آتی ہے تو اس میں ایک شعر میں پاکستانی سیاست لپٹی ہوئی ہے کہ جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے، جو خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے۔ اب پہلے عبداللہ گل صاحب نے بھی جس طرح کہا کہ نواز شریف کی صحت کے بارے میں بات کی جاتی تھی، آج خان صاحب وہی ہیں اور اسی صحت کے عارضے میں مبتلا ہیں، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے تو ایک دن بھی وہ جیل نہیں کاٹی، جو میں کوئی پی ٹی آئی یا کسی کا ورکر نہیں ہوں، کہ کرمنل نیگلیجنس تھی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کانشیسلی عمران خان کو اندھا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ 3 مہینے پہلے اس سے پوچھیں کہ کیوں نہیں اس کو علاج دیا گیا۔ رہی جو عمران خان نے زبان استعمال کی تھی، بے نظیر کی گندی تصویریں کس نے پھینکی تھی اوپر سے؟ یہ جو سہیل حقانی بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ، جس کو بعد میں پیپلز پارٹی نے خود ہی گود لے لیا تھا شرمناک انداز میں، یہ کس نے یہاں پہ لاہور میں جو بنا تھا کیا نہیں کیا؟ یار ایک بندہ، میں عمران خان کے سیاسی نظریے سے اس کے گھر میں بیٹھ کے اختلاف کر کے آیا تھا، جب بھی وہ وزیر اعظم بھی نہیں بنا تھا، بلکہ یہاں لاہور میں نے اسے کہا تھا کہ یہ لوگ جہاں انقلاب کریں گے تمہارے ساتھ شاہ محمود قریشی کرے گا، فواد چودھری کرے گا، میں شدید ناقد ہوں ان کا۔ لیکن یہ جو کرمنل نیگلیجنس کر کے اس کو بلائنڈ کرنے، اب وہ میں نہیں کہہ رہا، اسطور کہہ رہا ہے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں، وہ کلیم کر رہے ہیں، ان کا کلیم ہے، تو اس کلیم کی تفتیش کروائیں کہ وہ جی سسٹمیٹیکلی اس کو سین سے ہٹانے کی کوشش کی گئی ہے۔ آئی ڈونٹ بائی اٹ، میں ایک دعوے کی بات کر رہا ہوں، مگر اس بات پہ میں بہت دکھی ہوں کہ کیا یہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو کو آپ نے پھانسی لگائی، پھر خود بعد میں سپریم کورٹ جو ہے اس کے یعنی میں کیا لفظ غلط نہیں بولنا چاہتا، پھر کہا لیں جی اسی نے غلط کی تھی، وہ بندہ تو مر گیا یار، اس کی تو پھانسی ہو گئی۔ اب یہ بات یہ ہے، اب اس پہ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ جی بصیرت تو پہلے نہیں تھی اب بصارت بھی چلے گی۔ یہ سارے جو آگے ان کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے یہ کیریئرسٹ کہہ لیں آپ ان کو، یا یہ جو میرے جیسے اینکر، وہ اب یہ بھی کریں، بہرحال ظالمانہ صفاقانہ بات ہے۔ میں یقین کریں آخری بندہ ہوں گا جو ووٹ دوں گا عمران خان۔ ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا سر، ظالمانہ، جی اور یہ صفاقانہ حرکت ہے، اور آج اس کی جسٹیفائی کرنا، اس سے بھی وہ کہنے نا ہو سکے تو کارڈ نانی نے قسم کیتا برا کیتا کر کے چڑھیا اور برا کیتا۔ اب کیا ہے کہ اس کو جسٹیفائی کریں گے ہم بیٹھ کے، دیکھیں جی ان کو تو یہ بھی ملتا تھا، ان کو تو سیب بھی مل رہے تھے، ان کو تو فلاں بھی مل رہا تھا، ان کو باقی آپ نے نواز شریف کے ساتھ کمپیریزن نہ کریں، وہ جیل میں نہیں گئے تھے، پکنک پہ گئے ہوئے تھے، کیونکہ وہ تو بھائی ہمارے اپنے ہیں۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ نعیم قریشی صاحب سے یہ جان لیتے ہیں، نعیم صاحب اس حوالے سے ایوان میں قرارداد بھی پیش کی گئی سینیٹر کی جانب سے، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، جس کی مخالفت کی حکومت نے، آپ کو نہیں لگتا تھا قرارداد منظور ہو جانی چاہیے تھی؟ جی بالکل ہو جانی چاہیے سی، لیکن دیکھیں جس حکومت نے اتنی مجرمانہ غفلت کی ہے، اور یہ بات آپ نوٹ کر لیں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے شرمناک دور میں ہم جی رہے ہیں، اس حکومت نے اداروں کی جو ہے وہ ریپوٹیشن ختم کر دی، انہوں نے پارلیمنٹ کی ریپوٹیشن ختم کر دی، انہوں نے بیوروکریسی کو ختم کر دیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ 4 مہینے تک ان کے علاج پہ توجہ نہیں دی گئی، اور آج بھی جسٹیفیکیشن دی جا رہی ہے، آج بھی کھانے کے اوپر گفتگو کی جا رہی ہے۔
जुर्म है, ये बड़ा जुर्म है और इसमें तमाम लोग शरीक हैं, इसमें इदारे शरीक हैं, इसमें ताकतवर लोग शरीक हैं, इसमें मौजूदा हुकूमत शामिल है और मौजूदा हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं वो भी शामिल है। ये एक ऐसा जुर्म है जिनको सबको भुगतना पड़ेगा। एक वक्त आएगा कि आप देखिएगा कि लोगों को भुगतना पड़ेगा कि जो कुछ इन्होंने मुल्क के एक हीरो के साथ किया, एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साथ किया, और तमाम सियासी जमातें जो आज बिलखसूस वो दो सियासी जमातें बिलखसूस पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमक्यूएम जो हुकूमत का हिस्सा है, जिन्होंने ये सब किया है। देखिए, आप खुद सोचिए कि अब जितने माहिर डॉक्टर्स हैं, इसके लिए अब किसी का डॉक्टर होना जरूरी नहीं है, आपका मेरा हमें सब पता चल गया है। पाकिस्तान के टॉप के डॉक्टर जो हैं वो अपनी ओपिनियन दे रहे हैं कि इससे हार्ट अटैक का खतरा पैदा हो जाता है, इससे ब्रेन हैमरेज हो सकता है। तो अब्दुल्ला साहब, इसी हवाले से आपके पास आऊंगा। इसी करारदाद के हवाले से मैं आपसे राय चाहता हूं कि मंजूर होनी चाहिए थी असेंबली में। जी, मैं यही गुजारिश कर रहा हूं कि हुकूमत और अपोजिशन के अपने अपने मौकफ होते हैं। हुकूमत का मौकफ यह है कि करारदाद नहीं मंजूर होनी चाहिए थी, अपोजिशन कहती है कि मंजूर होनी चाहिए थी। हाउएवर, मैं स्टिल ये कहूंगा कि किसी भी शख्स का बुनियादी हक है कि उसकी सेहत के हवाले से उसको जो है वो एक जो ड्यू उसका मेरे ख्याल में शेयर है वो मिलना चाहिए। लेकिन सियासत का निज़ाम तो देखें ना, बतदरीज खराब होता चला गया। अगर हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बात कर लें या जिस तरह से अभी हमने नवाज शरीफ साहब की, देखें जेल होता है, वो ये नहीं होता कि वो VIP जेल होता है। मैं खुद जेल में रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि जब परवेज मुशर्रफ का मार्शल लॉ लगा, मैंने उसके खिलाफ आवाज बुलंद की, मुझे अडियाला जेल भेज दिया गया। और मैं बाकी लोगों, क्योंकि मैं एक सियासी कैदी था, लेकिन मुझे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूंगा कि ठीक है, बाकियों से बहुत बेहतर थे हम, लेकिन जेल होती है। एक फ्री आदमी को बंद कर देना बजाते खुद जो है वो एक बड़ा टॉर्चरस होता है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए पहली बात तो इसको देख लें। दूसरी बात यह है कि देखें ना, वो सारी बातें जो अमेरिका के अंदर जाके की गई, मैं AC निकलवा दूंगा, मैं यूं करा दूंगा, मैं पंखा उतरवा दूंगा, ये बातें नहीं करनी चाहिए थी। मैं ये नहीं कह मैं। और दूसरी बात जो मेरी बड़ी अहम है वो ये है कि ये सियासी निज़ाम में बतदरीज कमी अगर आप देखें तो जो इदारों का बात की गई या कुछ है, तो कौन थे जो उस दिन ही सियासत की तो मौत उस दिन वाक़या हो गई कि 29 बिल एक दिन में जो है वो पास हुए। और कहा ये बड़े फखरिया उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म ने कि जी अगर इंटेलिजेंस एजेंसी पास ना कराती तो हम तो फिर ये बिल भी नहीं पास करा सकते। तो तब ये बिल पास कराना ठीक था और अब ये गलत है। वो कल भी गलत था, वो आज भी गलत है, वो माजी के अंदर भी गलत है, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में भी गलत है, वो आज के दौर में भी गलत है। और मसला ये है कि आपका अदालती निज़ाम जो है वो बिल्कुल फारिग होकर रह गया है। आप आम आदमी के लिए तो कभी कोर्ट जो है रात को खुलते नहीं है, सियासतदानों के लिए रात को अदालतें खुल जाती हैं। हालांकि आम आदमी के बच्चियां जो हैं वो उनको उठा लिया जाता है, बच्चों को जो है वो रिबा कर दिया जाता है। वहां उनके घरों में जो है वो अभी बच्ची की अगले दिन बारात होती है तो सुबह जो है वो डकैती हो जाती है। सारी जिंदगी जो है वो वहां धक्के खाते रहते हैं, अदालत के अंदर इंसाफ नहीं मिलता। 2018 के केस जो है उनकी अभी सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में होना शुरू हुई है, हाई कोर्ट में होना शुरू हुई है। आप मुझे बताएं कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो ये जो निज़ाम है बुनियादी तौर पे ये नहीं रुकेगा। अब आप देखिए ना, हम यहाँ कोई भी, हमारे दोनों जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन हम में से कोई ये नहीं बोल रहा कि ये जो विंडिक्टिव सियासत है ये अपने दौर में भी गलत थी, ये आज भी गलत है और ये माजी में भी थी और अगर आइंदा होगी तो भी गलत है। राना सनाउल्लाह साहब ने यही कहा है कि हर रोज जो है वो चेकअप होता है और 25 मरतबा चेकअप हो चुका है। आप नहीं समझते कि ये थोड़ी सी इस हवाले से ज्यादा इस बात को तूल दिया जा रहा है और चेकअप अगर इतने तवातुर से होता तो 85% बनाई ना जाती? देखिए, अभी ये सारी स्पेकुलेशंस है ना जी। मेरे ख्याल में जो मेरे ख्याल में उनके रिश्तेदार हैं, अजीज हैं, अकारिब हैं, बेहतर यह है कि उनकी मौजूदगी में जो है वो सारी चीज आ जाए सामने और उनकी जो मतलब एक पैनल तश्कील दे दिया जाए। रिपोर्ट पेश की है उसमें 85% बनाई का कहा गया। जी, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ ना कि आप जो है वो एक न्यूट्रल वो बना दें ना, एक डॉक्टर्स का कंसोर्शियम बना दें। जाहिर है एक पार्टी के वो बानी चेयरमैन है, एक बहुत ऐसी मुतनाज़ा शख्सियत भी हैं, उसके अलावा उनके जो मामलात हैं वो भी आपको पता है संगीन नौइयत के हैं। लेकिन हाउएवर मेरे ख्याल में यहाँ बड़ा अच्छा अल-शिफा अस्पताल मौजूद है रावलपिंडी के अंदर। आप वहाँ अल-शिफा अस्पताल जो है वो ट्रस्ट हॉस्पिटल है, बड़ा वेल नोन है, वहाँ ले जाएं उनको या फिर वहाँ डॉक्टर्स की टीम को बुला के और जो
उनकी रिपोर्ट है वो सामने रख दी जाए। बिनाई कम करने के बहुत सारे मामलात हैं। देखिए ना, एक बिनाई जो है कुदरती भी तो कम होती है। मेरी आंखों में जो है दूर और नजदीक दोनों के चश्मे लग चुके हैं। वक्त के साथ साथ जो है ये इंसान के फिर मोबाइल फोन का इस्तेमाल से ज्यादा जो है कोई किसी चीज की डेफिशिएंसी से, और फिर इमरान खान साहब जो हैं वो अब कोई मेरे ख्याल में 25 साल की उम्र तो है नहीं उनकी, जाहिर है। सही साहब से इसी हवाले से पॉइंट ले लेते हैं। अब्दुल्ला साहब, आपका पॉइंट आ गया। सही साहब, इसी हवाले से पॉइंट ले रहे हैं आपका कि उन्होंने कहा है कि राना सनाउल्लाह ने कहा है कि 25 मरतबा जो है वो चेकअप हो चुका है, रोजाना की बुनियाद पर चेकअप होता है। रोजाना की बुनियाद पर चेकअप होता तो सलमान सफदर की रिपोर्ट में 85% आंख की बिनाई ना गई होती। ये गफलत नहीं है, ये जुर्म हुआ है, ये जुर्म हुआ है। हम तो इमरान खान के साथ इसलिए लड़े थे, उसके घर बैठ के मैं लड़ा था। मैंने कहा यार तुम ये जो यहाँ 6 करोड़ यहाँ मेहनत कश है, यहाँ 20 करोड़ खानदान है, उनकी तुम सियासत तो नहीं कर रहे। आप पता कराएं कि किस लेवल पे ये कोताही हुई है, और आप खुदा रहा इसको जवाब ना दें कि जेल होती है, ये होता है। ओ, हमें पता है यार जेल होती है। सही है, सही है। सही साहब, आपका पॉइंट आ गया। इस हवाले से नईम कुरैशी साहब से इस हवाले से जान लेते हैं। नईम साहब, राजा नासिर अब्बास ने कहा है कि राना सनाउल्लाह वो पढ़ रहे हैं जो इन्हें लिख कर दिया गया है। तस्लीम करें कि गलती हुई है, हुकूमत तस्लीम करने को तैयार नहीं है। देखिए, बात यह है कि ये पहला मौका नहीं है कि हुकूमत का कोई वजीर लिखा हुआ पढ़ रहा है। ये पूरी हुकूमत का यही तरीक़ाकार है। ये तो वही करते हैं जो इन्हें कहा जाता है। ये तो एक कैदी से एक मुलाकात नहीं करवा सकते। आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये एक कैदी से मुलाकात नहीं करा सकते। तो आप खुद बताइए कि ये कहाँ से, मतलब ये है कि ये कोई बात करेंगे या अपने तौर पे करेंगे, ये मुमकिन ही नहीं है इनके लिए। और देखिए, फिर मैं यही अर्ज करता हूँ कि ये एक मुजरिमाना गफलत है। हुकूमत को ये बात तस्लीम करनी चाहिए कि इन्होंने मुजरिमाना गफलत की है, और ये सारी जो गुफ्तगू हम कर रहे हैं ये कोई नई बात नहीं है। इस मुल्क में जिस तरह से हुकूमत की जा रही है, आज आप देखें कि हम बातें कर रहे हैं कि इमरान साहब को ये है वो है, लेकिन बात यह है कि यहाँ पर सियासी कैदियों के साथ यही सलूक होता है। और वो किस चीज पे मुंतहज हुआ? वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी पे मुंतहज हुआ। और आज भी हमें एक ऐसे ही तरीक़ाकार नजर आ रहा है, बस थोड़ा सा तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। और आज भी वही कुछ हो रहा है एक सियासी वज़ीर आज़म के साथ जो माजी में इस मुल्क में होता रहा है। बात यह है कि देखिए, इमरान खान पाकिस्तान के सबसे मकबूल रहनुमा हैं। बेशक आज उस पैमाने पे जलसे जुलूस नहीं हो पा रहे, लेकिन एक वक्त आएगा कि जो लोग इस चीज के जिम्मेदार हैं उन्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। ये कौम उनसे हिसाब लेगी। आप देखिए कि ये हुकूमत आज खाने पीने की बात कर रही है। 6 महीने इन्होंने उन्हें आइसोलेशन में रखा, उनकी मुलाकात नहीं होने दी। और यही वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब 6 महीने की जेल में गए थे, तो 3 माह इन्होंने आंख के इलाज के लिए ये हॉस्पिटल में रहे थे। हमारे मुल्क के मौजूदा सदर जो है वो कितना तवील अरसा जेलों में रहे, हॉस्पिटल में रहे, और नवाज शरीफ साहब भी हॉस्पिटल में रहे, मुल्क से 4 साल बाहर भी रहे सजा होने के बावजूद। लेकिन आज उनके हवाले आज के किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी उनको, इमरान साहब को देखे ना, खाना तो मिल रहा है, देखे ना उन्हें धूप तो नजर आती है, उनके कमरे में एक तौलिया भी लटका हुआ था। ये सारी बातें ये आज भी मजाक उड़ाने में लगे हुए हैं। इन्हें इस बात का कोई एहसास नहीं है कि ये चीज आगे जाके कितनी बड़ी तकसीम का बाइस बनेगी और पोलराइजेशन कितनी होगी। आज ये समझ रहे हैं कि सिर्फ असेंबली में उसी तरह महदूद रहेगा, नहीं, ये सारी चीजें पूरे पाकिस्तान में फैल जाएंगी और हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। और ये तो वो हुकूमत है जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, जिसकी कोई इखलाकी बुनियाद नहीं है, जिसकी कोई कानूनी बुनियाद नहीं है। आप देखिए, जिस दिन से 8 फरवरी 2024 से इलेक्शन हुआ है, एक दिन भी नवाज शरीफ साहब ने कभी ये दावा नहीं किया कि वो इलेक्शन जीत चुके हैं। उनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि वो अपनी जीत का खुद अपनी जबान से ऐलान कर सकें कि लोग गलत कहते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि वो हार चुके हैं। यही हाल तो हुकूमत में 17 सीटें जिनको मिली थी, वो आज हुकूमत में किसी में जुर्रत नहीं है कि कोई कहे कि हम जीत चुके हैं। लिहाजा पाकिस्तान पे रहम करें खुदा के लिए। और फौरी तौर पे आप देखें, अभी
عبداللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ بھئی ایک بورڈ بنا دیں، یہ بنا دیں، یہ ساری چیزیں اتنی آسان نہیں ہے، کہنے میں بہت آسانی سے آپ نے کہا، یہی تو بات ہے، بنایا نہیں نا۔ ابھی بھی کل ڈاکٹر نواز اعظم جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر فوری طور پہ بھی عمران صاحب کا علاج شروع کیا جائے تو بھی ان کو 3 سال لگ سکتے ہیں ریکور کرنے میں، 3 سال کا طویل عرصہ لگ سکتا ہے ان کی اس بینائی کی واپسی میں۔ اگر اللہ کریم ان کو بینائی واپس دے تو 3 سال لگیں گے، اور یہ سوالات اٹھانا کہ ان کی کتنی عمر ہے اور کیا نہیں ہے اور کیا ہوتا ہے عمر میں، سوال یہ ہے کہ آپ نے ایک شخص کو اس کے بنیادی ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ پاکستانی معیشت اس وقت شدید بحران کا شکار ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق مجموعی طور پر 1 سال میں 9.6% پاکستان کا قرضہ بڑھا ہے، جس کی وجہ سے ہر پاکستانی جو ہے وہ 4 لاکھ روپے کا مقروض ہے۔ عبداللہ گل صاحب سے سب سے پہلے بات کرتے ہیں۔ عبداللہ صاحب، دعوے تو بہت ہیں، فلاں پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں، فلاں جگہ سے معیشت پروان چڑھ رہی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ 9.6% جو ہے وہ اس حد سے قرضہ بڑھ رہا ہے۔ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ رپورٹیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، دعوے ضرور بلند ہونے چاہیے۔ رپورٹیں تو یہ کہتی ہیں کہ جناب 5,300 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے، لیکن الحمدللہ سزا کسی کو نہیں ملتی۔ رپورٹیں تو یہ بھی کہتی ہیں کہ 68% جو ہے وہ شرح جو جس کو کہتے ہیں کہ انفلیشن، اس کے اندر جو ہے اضافہ ہوا ہے، تو لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ رپورٹیں یہ بھی کہتی ہیں کہ 46% پاکستانی جو ہیں وہ سطح غربت سے نیچے رہ رہے ہیں، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بھائی بات یہ ہے کہ منسٹریاں قائم ہیں، اللہ تللے قائم ہیں، حکومت کی عیاشیاں جو ہیں وہ قائم ہیں، اور سب حکومت یا اپوزیشن ایک بات کے اوپر وہ متفق ہوتے ہیں۔ الحمدللہ یہ بڑا ایک حسن ہے جمہوریت جو ہے نا، یہ یہاں نکھر کے آتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کی مراد، ان کی تنخواہیں، ان کے اندر اضافہ ہوتا ہے تو بلا چون چراں جو ہے سب اس کو جو ہے وہ منو ان جو ہے وہ تسلیم کر لیتے ہیں۔ یہ الحمدللہ جمہوریت کا حسن جو ہے باقی جگہ پہ آپ کو نظر دیکھنے میں نہیں آئے گا۔ باقی جہاں تک آپ نے کہا کہ اس ٹائم پہ 35% پاکستان کی انڈسٹری جو ہے وہ بند ہو گئی ہے۔ SIFC کا ادارہ بہت اچھی نیت سے بنایا گیا، لیکن ابھی تک انویسٹمنٹ کیا آئی؟ جو MOU تھے وہ تو ماضی کے اندر بھی MOU سائن ہوئے، ابھی $500 ملین کا۔ سے نعیم قریشی صاحب سے بھی سوال کریں گے۔ نعیم صاحب، آپ اور میں 4 لاکھ کے مقروض ہو چکے ہیں فری میں، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ جی دیکھیے، یہ قرض کا کہانی تو بہت پرانی ہے، اور یہ 40 سال سے یہ حکومتیں قرض لے رہی ہیں اور قرض میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اب آپ نے تازہ ترین اسٹیٹسٹکس جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جاری کیے ان کے بارے میں آپ نے بتایا کہ کیا صورتحال ہے۔ دیکھیے، قرض کا معاملہ تو یہ ہے کہ قرض اس لیے بڑھ رہا ہے کہ ہماری ایکسپورٹ کم ہو گئی ہے، ہماری اس کے مقابلے میں امپورٹ زیادہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے حکومتی اخراجات، آپ نے یہ فرمایا کہ 9 پوائنٹ سمتھنگ ہمارا جو ہے وہ قرض میں اضافہ ہوا بلینز میں، لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ خطرناک بات یہ کہ حکومتی اخراجات میں تمام دعووں کے باوجود 12% کا اضافہ ہوا ہے۔ اس حکومت کے جو اخراجات ہیں وہ کسی صورت کم ہونے کا نام نہیں لے رہے، اور یہ حکومت آپ اندازہ لگائیں 56 ارب روپے روزانہ کے حساب سے قرضے لے رہی ہے، اور وہ قرضے ہمیں نظر نہیں آ رہے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، کہاں خرچ ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اس وقت انڈسٹری بند ہے۔ اس وقت پاکستان میں پنجاب میں سب سے زیادہ 178 ٹیکسٹائل ملوں میں سے 150 ٹیکسٹائل ملیں بند ہو چکی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارا SIFC کا کوئی اب نام لیوا نہیں ہے اس پاکستان میں۔ اب کوئی آدمی بھی SIFC کے حوالے سے دعوے نہیں کر رہا جو بلند بانگ دعوے کیے گئے تھے۔ ہم نے 1000 سے زیادہ MOU سائن کر دیے ہیں، لیکن ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو ہمارے مقامی جو سرمایہ کار ہیں وہ کسی قسم کی انویسٹمنٹ نہیں کر رہے۔ حقیقت یہ کہ ہماری معیشت جو ہے وہ بالکل بیٹھ گئی ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے وزیر اعظم جہاز لے کے پوری دنیا میں جو ہے وہ گھومتے رہتے ہیں اور مختلف دعوے کرتے رہتے ہیں، اور کہتے ہیں جی پاکستان جو ہے دنیا میں بڑا نام روشن کر رہا ہے، لیکن حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک شخص 4 لاکھ روپے کا مقروض ہے، اور اس حکومت کو اس بات کا کوئی احساس نہیں ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا بجلی کے بل بڑھا دیے، اس میں فکس ٹیکس لگا دیا ہے، پھر سولر کے جو صارفین ہیں ان کے ساتھ جو یہ حکومت کر رہی ہے۔ اصل میں اس حکومت کے جو کرتا دھرتا ہے انہیں یہ بات معلوم ہے کہ پاکستان میں حکومت اب الیکشن سے نہیں بنے گی،
पाकिस्तान में इलेक्शन अब 45 की बुनियाद पे हुकूमत नहीं बनेगी, अब फॉर्म 47 की बुनियाद पे हुकूमत अच्छा बनेगी। सर, मईशत पर रिपोर्ट्स आती रहती हैं इस तरह के जो है वो कर्जा बढ़ रहा है, आप क्या समझते हैं हल क्या है इस चीज का, हमें हल की तरफ बढ़ना चाहिए? हल तो देखिए, किसी भी चीज, हर चीज का हल होता है, लेकिन हल उस वक्त होता है जब आप किसी चीज का हल निकालना चाहते हो। अगर आपकी नियत ही नहीं है, अगर आपको ये एहसास ही नहीं है कि मैं किसी मुश्किल में हूँ, इसलिए कि जो हमारी इशराफिया है, जो हमारी रूलिंग क्लास है, उसको तो इस किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे, हुकूमत खत्म होगी तो आप देखेगा कि कितने लोग पाकिस्तान से चले जाएंगे। अब तो सूरत हाल ये है कि इसका कोई हल नहीं है। वरना आप मुझे बताएं, ये वो हुकूमत है जो इस बात पे खुश होती है कि जी हमें रेमिटेंसेस आ रही हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी रेमिटेंसेस भेज रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो 1-2 करोड़ लोगों को बाहर भेज दिया जाए तो आपके फिर और डॉलर बढ़ जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम देना बहुत जरूरी है। और ठीक है नईम कुरैशी साहब, आपका पॉइंट आ गया है। बांग्लादेश में इस वक्त तारीख साज जो है वो इंतखाबात अपने आखिरी मराहिल में, नताइज के मराहिल में जारी हैं और नताइज भी तकरीबन आ चुके हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने अक्सरियत से 2/3 अक्सरियत हासिल की है इस इंतखाबात में। इस हवाले से तफसीलात और तज्जिया जानेंगे नईम कुरैशी साहब का। नईम साहब, इस हवाले से आगाह कीजिएगा, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का जीतना पाकिस्तान के लिए किस कदर फायदेमंद साबित हो सकता है? देखिए, बांग्लादेश के इलेक्शन इस लिहाज से बांग्लादेश की आवाम और बांग्लादेश के लोगों के लिए बहुत ही इस एतबार से बहुत ही शानदार रहे कि पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि बांग्लादेश के इलेक्शन में वायलेंस नहीं हुआ, वरना वहाँ भी अच्छा खासा वायलेंस हो जाता है इंतखाबात में। मजमूई तौर पे ये एक पुरअमन इंतखाबात कहे जा रहे हैं और इसमें जो है वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने 2/3 मेजॉरिटी हासिल की, बल्कि 2/3 से भी ज्यादा हो गई है। 2/3 के लिए उन्हें 200 सीट चाहिए थी, लेकिन उनकी 215 से ज्यादा नशिस्तें हैं। जमात इस्लामी ने तकरीबन 65 सीटें हासिल की हैं और जमात इस्लामी के साथ उसकी इत्तेहादी पार्टी भी थी। तो ये बड़ी खुशाइन बात है बांग्लादेश के लोगों के लिए कि एक ऐसी हुकूमत बनेगी जिसको अवाम का मैंडेट हासिल होगा, जो किसी कमजोर इत्तेहाद का नतीजा नहीं होगा या किसी मांगे तांगे की सीटों की हुकूमत नहीं होगी, बल्कि एक मुस्तहकम हुकूमत होगी जिसे पूरे बांग्लादेश की अवाम ने मैंडेट दिया है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के लिए इस लिहाज से खुशाइन बात है कि जो बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी है उनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ है और पाकिस्तान, मैं समझता हूँ, बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात के एक नए दौर में दाखिल होगा। बिला शक व शुबा मैं समझता हूँ कि इंडिया का असर व रसूख जो है वो बांग्लादेश में कम होगा और जिस तरह से वो अनकंडीशनल सपोर्ट कर रहे थे हसीना वाजिद की हुकूमत को, मौजूदा हुकूमत के साथ ऑब्वियसली उनके वो ताल्लुकात नहीं रहेंगे और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सुनहरी मौका है कि पाकिस्तान अपने ताल्लुकात को जो है बहुत बेहतर कर सकता है। हमारी उनके साथ एक तारीखी वाबस्तगी रही है, बेशक उनके बहुत सारे लोगों में अभी भी गिले शिकवे हो सकते होंगे, लेकिन वो सब खत्म होने के बाद मैं समझता हूँ मौजूदा खित्ते में जो है ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि एक ऐसी हुकूमत आ रही है जिसके पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात होंगे और पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि खारजा ताल्लुकात के एतबार से ये बड़ी अच्छी पेशरफ्त हुई है। अच्छा नईम साहब, इस हवाले से मईशत के हवाले से बात कर रहे थे, बांग्लादेश के साथ ऐसी हुकूमत का आना जो पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद हो, पाकिस्तानी कारोबार के लिए, ट्रेड के लिहाज से कितनी अहमियत है इस चीज़ की? क्योंकि हमने बांग्लादेश के साथ बहुत अरसे से ट्रेड नहीं की, हसीना वाजिद के तख्तादार उलटने के बाद जो है अब हमारे ताल्लुकात उनसे बेहतर हुए हैं। देखिए, तिजारत के एतबार से तो जाहिर है कि हमेशा उन ममालिक के साथ तिजारत हमेशा अच्छी होती है जो आपके करीब हो, जो आपके हमसाए हों। जाहिर है कि ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है, आपके इलाकाई कोऑपरेशन जो है वो बढ़ जाता है। तो बेशक इंडिया हाइल है दरमियान में, लेकिन उसके बावजूद और बांग्लादेश एक बड़ी मार्केट है और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के सरमायाकार जो है इसे बहुत दिलचस्पी लेंगे और पाकिस्तान की मईशत के लिए ये हमारे उनके साथ ताल्लुकात, हमारे उनके साथ ट्रेड हम पाकिस्तान के लिए बहुत सूदमंद हो सकती है। अच्छा, इस हवाले से आगाह कीजिएगा नईम साहब, बांग्लादेश में जो हुकूमत थी वो जो स्टूडेंट्स थे उसके बाद इनकलाब आया, अब आप क्या देख रहे हैं बांग्लादेश का मुस्तकबिल इस इनकलाब के बाद?
देखिए मुस्तकबिल तो देखिए किसी भी मुल्क में अगर एक ऐसी हुकूमत कायम हो जाए जिसे अवाम का मैंडेट हासिल हो तो उस मुल्क को और क्या चाहिए, उस मुल्क के अवाम को क्या चाहिए। जाहिर है कि जब वहाँ सियासी इस्तेकाम मौजूद है तो बांग्लादेश की मईशत जो है वो तो पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत बेहतर हालत में है। आज आप उनके फॉरेन एक्सचेंज देख लीजिए, हमसे कहीं ज्यादा है, 40 बिलियन से ज्यादा है, और हमारे पास अभी 16 बिलियन है जिसमें आपको पता है कि हमने किसी के लेके रखे हुए हैं। तो उनकी मईशत जो है वो भी मजबूत बुनियादों पे है। अब उनके यहाँ सियासी इस्तेकाम भी आ गया है, और अगर मौजूदा हुक्मरान जो बनेंगे अगर वो जमहूरी रिवायात को लेके आगे चलते हैं, अगर वो अपोजिशन को साथ लेकर चलते हैं, तो मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश जो है वो तरक्की के और मरहले जो है वो तय कर लेगा और बहुत जल्द कर लेगा। और हमारे लिए भी इसमें बड़ा सबक है, हमारे जो हुक्मरान हैं उनको भी ये बात समझनी चाहिए कि मुस्तहकम हुकूमत के लिए अवाम का मैंडेट जरूरी है। फॉर्म 45 जरूरी है, फॉर्म 47 बिल्कुल ठीक है। नईम कुरैशी साहब हमारे साथ इस हवाले से मौजूद थे, हमीद गुल साहब मौजूद थे, सईद काजी साहब मौजूद थे, इन तमाम मामलात को डिस्कस कर रहे थे। नाज़रीन, पाकिस्तान के बांग्लादेश के साथ किस तरह के ताल्लुकात होते हैं बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के जीतने के बाद, ये वक्त बताएगा। और आने वाला वक्त क्या पाकिस्तान की मईशत के लिए, सियासत के लिए और बांग्लादेश से ताल्लुकात के लिए क्या नवीद लाएगा, इसके लिए जानने के लिए हमारा प्रोग्राम देखते रहिए। फिल्मवर्क्स स्टूडियो से इतना ही।